नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों आज ये हमारी दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों दूसरी क्लास होने जा रही है। और अभी तक दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन खाकी बैच की बुक की दोस्तों 12 क्लासें दोस्तों आज हमारी होने जा रही है, 12वीं क्लास। और अभी तक दोस्तों हमारी 11 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन जो है, पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको पेज बाय पेज कंप्लीट करवा रहे हैं। और अभी तक या आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। शुरू से दोस्तों आपका बहुत ही शानदार बेहतरीन अच्छे तरीके से जीएस का दोस्तों थ्योरी वाइज आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों बेहतर से बेहतर कर पा रहे होंगे। और आपके कुछ वहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी बताए गए हैं जो कि आपके लिए दोस्तों एक एडिशनल पॉइंट होंगे, जो कि आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों वो प्रश्न ऐसे हैं कि आपको दोस्तों लगभग दोस्तों प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आपको बहुत ही जल्द दोस्तों आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में बात करेंगे दोस्तों मूल अधिकार के बारे में। क्योंकि दोस्तों जो हमारी पिछली क्लास हुई थी भारतीय संविधान की, उसमें वहीं से दोस्तों हमने मूल अधिकार से क्लास को स्टॉप किया था, वहीं से दोस्तों क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग ताकि क्लास में आ सकें और दोस्तों अपनी पढ़ाई को दोस्तों बेहतर से बेहतर कर सकें। एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से, और इसके बाद दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट दिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार का यदि हम सबसे पहले बात करें, इसमें पॉइंट दे रखा है कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ से हुआ था। आपके लिए दोस्तों एक ये प्रश्न जो कि सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ से हुआ था। ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। ये मत समझिएगा कि यूपीपी के लिए ही दोस्तों बताया गया है, या आपके यूपीपी के साथ साथ और भी जितनी भी दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे आपका वो बिहार पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस हो, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, खास तौर से स्पेशल यूपी पुलिस के लिए। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ से हुआ था? एग्जामिनर यहाँ से आपसे एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। कहाँ से हुआ था दोस्तों? मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हमारा ब्रिटेन से हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा, कौन द्वारा? जॉन द्वारा 1215 एडी हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, जिसे दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दोस्तों दस्तावेज हैं। ये दोस्तों एक मैग्ना कार्टा है जिसमें दोस्तों जॉन द्वारा 1215 एडी हस्ताक्षरित अधिकार पत्र है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसमें दोस्तों मूल अधिकार संबंधी जो प्रथम लिखित दस्तावेज है वो दोस्तों उसमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, और इनका विकास दोस्तों ब्रिटेन से हुआ है। भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में है, यानी कि बारे में बताया गया है। और यह भाग दोस्तों जो है ये अमेरिका के संविधान से बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइएगा भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग हमेशा याद रखिएगा भाग 3 में है। और अनुच्छेद यदि आपसे पूछ दिया जाए, मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में है, जिसमें दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। और यह भाग जो है यह संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 यह अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अगला पॉइंट है मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है, और संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यह केवल दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए सारे अनुच्छेद तो एक ऑप्शनल में बना के देगा और पूछेगा बताइएगा भारतीय नागरिकों को कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30, 28 ऐसे करके आप कुछ ऑप्शन देगा। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 सीरियल वाइज है, क्रम से आप याद रख लीजिएगा कि ये अनुच्छेद वो हैं जो कि दोस्तों मूल अधिकार जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अगला है दोस्तों आपातकाल के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निलंबित नहीं कर सकता है? तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर पाएगा। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर पाएगा? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर पाएगा। अगला है दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों न्याय योग्य है, किसके? न्याय के योग्य है, और इसे न्यायपालिका न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।
मूल अधिकार जो है यह दोस्तों एक न्याय योग्य होता है और इसे दोस्तों न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। संसद जो होती है दोस्तों वो साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। यदि वो चाहती भी है, यदि इसमें कमी की जाए तो वो चाहकर भी दोस्तों मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद किसके तहत 368 के तहत संविधान संशोधन कर मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। यहाँ से दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के ये पूछ सकता है कि बताएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन कर किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है वो संविधान संशोधन कर मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। यहाँ से इस तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर कर देगा, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना, आपको याद रख लेना 368 के तहत। याद रखिएगा कि पूछ दिया जाए कि बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन में मूल अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को दोस्तों परिवर्तित कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, केवल संसद को अधिकार है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 13 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच दिया गया है दोस्तों। यह आपसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, एक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है। देखिए एग्जामिनर का मूड है, आपको पता नहीं कब कैसा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ दे। आप उससे कहने तो नहीं जाओगे कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस आए, ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। यदि वो एग्ज़ाम में आ गया तो समझ लीजिए कि वही है, जो कुछ करना होगा उसी टाइम आपको करना है। आप कभी भी किसी से कुछ कह नहीं सकते कि सर ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर छोटे से क्वेश्चनों को दोस्तों घुमा देता है और हम क्वेश्चनों को दोस्तों अक्सर गलत कर देते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो आपके बुक में दिए गए होते हैं और हम पढ़ते भी हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा देगा कि हम समझ नहीं पाएंगे, कि लगेगा कि बुक में क्वेश्चन था ही नहीं। जैसे कि दोस्तों इस पॉइंट की यदि हम बात करें, जो आप ब्रैकेट में पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बताइएगा किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है? किस अनुच्छेद को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है? अब आप जब इस प्रश्न को सुन रहे होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। देखिए एग्जामिनर की मन की बात जानने की कोशिश किया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम मन में सोचते हैं और हो जाता है, आगने वाले एग्जामों में हमें वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों आपके आने वाले कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना जाए, पूछा जा सकता है। भाषाएं चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 13 को याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत कि अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला है, इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों को सजग्र प्रहरी बनाया गया। भारतीय संविधान वर्तमान में दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान हैं, जिसमें मुख्य रूप से निम्न हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 14 भारत में दोस्तों सभी व्यक्तियों की विधि के समक्ष समता और विधियों की समानता संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ से भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान है। बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 14 के तहत जो है सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता में विधियां और समान संरक्षण प्राप्त है। अगला है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए दोस्तों, एक है आपका अस्पृश्यता का अंत, दूसरा है दोस्तों आपका उपाधियों का अंत। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए रहते हैं कि इनमें दोस्तों क्या है, इनके अनुच्छेद जो हैं दोस्तों वो क्रमानुसार हैं, जिसमें आपके 100% है कि कन्फ्यूज हो जाएंगे। यदि आप इसको कंसंट्रेट होकर समझते हैं बात को तो गलत नहीं करेंगे। देखिए यदि कभी भी आपसे पूछे दिया जाए कि बताएंगे किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है या अस्पृश्यता का अंत का संबंध किस अनुच्छेद से है, तब तो आपको बताना है अनुच्छेद 17 के तहत है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताएंगे किस अनुच्छेद में दोस्तों उपाधियों का अंत है या किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में दोस्तों आपके उपाधियों का अंत है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ, अस्पृश्यता का अंत डैश करके लिख लेंगे आप लोग अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत डैश करके लिख लेंगे आप लोग अनुच्छेद 18। तो आप लोगों को क्या है, नोट्स जरूर बना लिया करें, जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बताए जाते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला है
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। देखिए ये एक पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई क्वेश्चन लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से 22। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 में क्या दर्शाया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार को। कभी कभी एग्जामिनर हमसे दोस्तों अनुच्छेद दे देता है और पूछता है कि इस अनुच्छेद में बताएंगे क्या दर्शाया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार, आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा जिसमें समय दोस्तों क्या है, सही ऑप्शन को चुनना होता है। तो अनुच्छेद 19 से 22 का संबंध किससे है? स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में परिवर्तित करने के लिए किया गया था। दोस्तों किस अनुच्छेद को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया? तो अनुच्छेद 21E को। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। मतलब पॉइंट एक है, प्रश्न दोस्तों एक पॉइंट से बहुत सारे बन सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए जो भी आपको यहाँ से एक एक पॉइंट बताया जाए, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कौन सा अनुच्छेद जो है, किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, तथा यह विधायिका और कार्यपालिका दोनों के प्रति दोस्तों संरक्षण प्रदान करता है। ये भी दोस्तों एक पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 21 से। अगला है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और उनके स्वतंत्रता से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में पढ़े थे? अनुच्छेद 22 में। यदि कोई व्यक्ति दोस्तों उसको गिरफ्तार किया गया और उसके स्वतंत्रता से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं वो आपके अनुच्छेद 22 में दी गई हैं। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम में। दोस्तों शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार को प्रदान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह विदेशी हो या दोस्तों भारतीय, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दोस्तों प्रत्याभूत करता हो। चाहे वह विदेश का रहने वाला हो, चाहे वह भारत का ही धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में अधिकार को प्रत्याभूत क्यों ना करता हो, वह दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 में संबंधित है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करना। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण प्रदान करना संविधान के किस अनुच्छेद में पढ़े थे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, अनुच्छेद 29 को है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की सुविधाएं दी जाना या उनकी स्थापना करना और प्रशासन को अधिकार दिया गया। यह किस में बढ़ रहे थे? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 30 में बढ़ रहे थे। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं की स्थापना की जाए और इसका जो प्रशासन को अधिकार दिया गया। अगला है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों कहाँ से बढ़े थे? ये आपका अनुच्छेद 32 से लिया गया है। और इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार और है जिसको दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करा सकता है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइएगा संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है या संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसमें एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है कि जो कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का जैसे हृदय और आत्मा कहा गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करा सकता है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय में 5 तरीके की रिटें जारी होती हैं और इनकी शक्ति प्रदान की गई है, जो कि निम्न है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये दोस्तों 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जारी करने की शक्ति हमें भी प्रदान की गई है। अगला आता है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं? वो दोस्तों आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। और यह भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो कि आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला पॉइंट आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों पॉइंट।
आने वाले एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपसे भाग भी पूछ सकता है, अनुच्छेद भी पूछ सकता है, और आपसे किस देश के संविधान से लिया गया है ये भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है। तो इस पॉइंट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इस भाग को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। याद रखिएगा, भाग 4 को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 39 का के अनुसार, अनुच्छेद 39 के का के अनुसार राज्य निरोग व्यक्तियों के साथ कमजोर व्यक्तियों के लिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 39 के तहत, 39 का के तहत। याद रखिएगा, का को मत भूल जाइएगा। पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, बताएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य निरोग व्यक्तियों के साथ कमजोर व्यक्तियों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा कानूनी सहायता प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 का के तहत। अगला पॉइंट आपके लिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से लगाएंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए सुलभ कदम उठा सकता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। किसके? अनुच्छेद 40 के तहत। याद रखिएगा, जितने भी दोस्तों आपको मैंने अभी तक वीडियो जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक दोस्तों आपको जितना भी एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा दोस्तों। पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। एक एक पॉइंट आपको यहाँ से दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग हमारी क्लास को दोस्तों कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उन्हें पता है दोस्तों, क्योंकि वो कंटिन्यू जुड़े हैं दोस्तों। सिलेबस आपके एग्जाम में दोस्तों किस तरीके से दोस्तों पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या आ रहा है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे किस किस टॉपिक से किस तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपसे दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्लास को जो भी बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है, आप लोग दोस्तों रिक्वेस्ट है क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों थ्योरी क्लासेस जो है आपको बहुत ही कम दोस्तों यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपको थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू करवा रहे हैं। और हम आप लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं जो कि आपके लिए कंटिन्यू दोस्तों मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बस आप लोगों का कंटिन्यू होना, सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के प्रति। तो आने वाले एग्जामों में आप अपनी थ्योरी बाइज क्लासों को रिवीजन अच्छे तरीके से कर सके, उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन खाकी बैच चलाया जा रहा है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर जरूर करेंगे और आने वाले समय में अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। चलिए अगला पॉइंट है, मनरेगा योजना में काम करने का अधिकार अनुच्छेद किस में अंतर्गत है? 41 में। आप देखते हैं गाँव में दोस्तों एक आती है मनरेगा के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत जो हमारे दोस्तों गाँव में नदी नाले बड़े बड़े पुल वगैरह होते हैं, उनकी साफ़ सफाई करवाना, काम करवाना, मट्टी इट्टी डलवाना, ये दोस्तों एक प्रधान करवाता है। तो प्रधान जो करवाता है वो किसके तहत करवाता है? मनरेगा के अंतर्गत करवाता है। लोगों को रोजगार देना, गांव के जो बेरोजगार लोग होते हैं गांव में उनको रोजगार देना, तो ये दोस्तों मनरेगा योजना के अंतर्गत आता है। तो यह अनुच्छेद किस में आता है? तो यह अनुच्छेद पूछा गया आपसे, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। अगला अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है दोस्तों? राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा दोस्तों यह आपका राज्य जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है, वो भी अनुच्छेद 44 के तहत। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 48 का के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों राज्य जो है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है सभी को पता है दोस्तों, याद रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों संवर्धन के लिए दोस्तों कार्य करेगा, यानी दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा करेगा और दोस्तों संवर्धन के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 48 का के अनुसार। अनुच्छेद 49 के अनुसार क्या होगा? राज्य जो है प्रत्येक ऐतिहासिक स्थानों को जैसे कि संसद में राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दिया हो या दोस्तों रक्षा करने का प्रयास करेगा। हमारे राज्य की रक्षा भी होगी और ऐतिहासिक स्थानों पर संसद उन्हें राष्ट्रीय महत्व भी घोषित करेगी। तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद में बढ़त है? अनुच्छेद 49 में। और अनुच्छेद 51 के अनुसार इस राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधोलिखित आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य। अभी तक हमने दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे, फिर पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और अब जानेंगे दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में।
मूल कर्तव्य का दोस्तों समावेश किसमें है दोस्तों, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने, मूल कर्तव्य हमारे जो हैं या मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं दोस्तों, कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। और आपके इसके संविधान के भाग में तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 काम को जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। संविधान के आरंभ में दोस्तों नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था और इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। किसके तहत, किस समिति के तहत, ये बहुत पूछी जाती है। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति याद रख लीजिएगा। कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा तो सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर नोट्स कॉपी में अपने जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कि किस समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, बताएंगे किस समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्योंकि दोस्तों जब का संविधान का आरंभ हुआ था तो दोस्तों इसमें नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का कोई भी उल्लेख नहीं था। यह आपका दोस्तों 1976 में जब स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर इसको 42वें संविधान संशोधन को 1976 में दोस्तों जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नोट कर लेना कॉपी में। अगला पॉइंट, संविधान में मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया गया है। मूल कर्तव्य को दोस्तों संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया गया। अगला पॉइंट है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, पहला पॉइंट दिया गया दोस्तों संविधान के भाग 5, किसमें दोस्तों, भाग 5 संघ से संबंधित है। याद रखिएगा संविधान का भाग जो 5 है वो दोस्तों संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। और भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचन करता है। भाग पूछा जाए तो 5 बताएंगे संघ की कार्यपालिका का, और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 52 से 78 जो है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में बताता है या दोस्तों विवेचना करता है। अगला है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय लोकतंत्र की दोस्तों 3 स्तंभ होते हैं जिन पर दोस्तों भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। किन स्तंभों पर, 3 स्तंभ है जिन पे दोस्तों कार्यपालिका है, पहली कार्यपालिका है, दूसरी विधायिका है और तीसरी न्यायपालिका है। ये दोस्तों 3 स्तंभ हैं जो कि भारतीय शासन प्रणाली इन्हीं तीनों पर टिकी हुई है। और भारत का राष्ट्रपति भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं जिसका प्रयोग दोस्तों संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता कितनी चाहिए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसकी आयु जो है दोस्तों 35 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि हम राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दोस्तों बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता है, वो कौन कौन सी योग्यताएं रखता हो, कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सब कुछ आपका अनुच्छेद 58 में बताया गया है। क्या बताया गया है, कुछ पॉइंट यहाँ पे भी हैं जिससे कि वह भारत का पहला पॉइंट तो इसमें दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 साल का कंपलसरी तो होना ही चाहिए, 35 से कम का नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की भी योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि उसके पास कोई भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। चलिए अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट शानदार पॉइंट रहेगा कि बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन प्रणाली कैसी है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो क्या बताएंगे आप लोग, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। किस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो आपको बताना है दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित है। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय निर्वाचन के आयोग द्वारा किया जाता है
और यदि निर्वाचन में कोई भी विवाद हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय इसका समाधान करेगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उच्चतम न्यायालय, वही दोस्तों इसका समाधान कर सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे कि बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग लगाकर हम उसको हटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 61 के में दिया गया है, यह महाभियोग भी संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक कार्रवाई है। इस संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक कार्रवाई है। अगला पॉइंट आपके लिए दिया गया है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों दिलाई जाएगी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में जो वेतन होता है वो कितना होता है दोस्तों? 5 लाख प्रति माह वेतन होता है और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 78 के अनुसार। अब जानेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों को सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना की मांग की जाए। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे, इसको मैं एक बार ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली एग्जामों में दोस्तों संविधान से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि संविधान वह टॉपिक ऐसा है दोस्तों जहाँ से स्पेशल खास तौर से आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपीपी के एग्जाम और यूपीएसआई के एग्जाम में बनते हैं। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अनुसार कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान है? पॉकेट वीटो का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 111 में कि राष्ट्रपति जो है वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है? तो अनुच्छेद 108 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार। बताएंगे किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है? तो आप बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 108 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन कर सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 80 के अनुसार। याद रखिएगा अनुच्छेद 80 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेशन कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है, अतः राष्ट्रपति अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड क्षमा कर सकता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को मान लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दोस्तों फांसी की सजा दी गई है और उससे दोस्तों फांसी होने वाली है, तो राष्ट्रपति में इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी को रुकवा सकता है, उससे दोस्तों क्षमा दान कर सकता है, उसके दंड को क्षमा कर सकता है दोषी ठहराए गए व्यक्ति को। यदि उसे फांसी की सजा दी जा रही है तो भारत का सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि उसकी दोस्तों फांसी को रुकवा सकता है। अगला है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विद्या तथ्य सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय जानना आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकता है। वर्तमान में दोस्तों 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद के 15वें चुनाव में श्री रामनाथ कोविंद को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था। जैसे कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो आपके जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन दोस्तों जो 25 जुलाई 2017 की बात की गई है कि राष्ट्रपति पद के दोस्तों जो 15वां चुनाव हुआ था उसमें श्री रामनाथ कोविंद को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था। बीबी गिरी ये कब चुना गया था, इनकी डेट याद रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताएंगे रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति कब चुना गया था और वो कौन सा चुनाव था? वो 15वां था। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये कौन से में चुनाव की है दोस्तों? 16वें चुनाव की हैं, याद रखिएगा। बीबी गिरी भारत के प्रथम निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्हें दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज किया गया था। अगला है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताएंगे भारत के
वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसे दोस्तों प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया था? तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ये दोस्तों कौन थे? एक लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ज्ञानी जैल सिंह जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने दोस्तों राजीव गांधी से मतभेद होने के कारण भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसने पहली बार दोस्तों भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पॉकेट वीटो का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को अधिकार है। तो दोस्तों वह ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह थे। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, भारत का उपराष्ट्रपति। अभी हमने दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आज की जो क्लास का समय है दोस्तों यहीं तक रहेगा। लगभग आधे घंटे की दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक वो थोड़ा सा वाइड टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा कंटिन्यू, और कल की क्लास में हम आप लोगों से भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग हो सके तो आपके पास जो भी बुक हो, सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक हो, आप उसमें भारत के राष्ट्रपति और इस पॉलिटी वाले चैप्टर को जरूर पढ़ के आइएगा। और बाकी की तो हम आप लोगों से डिस्कस क्लास में कर ही रहे हैं, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न भी देखने को यहाँ से एडिशनल पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। और आप लोगों को दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।